आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था सन 2020 में, उसके क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, यह 4 सेट में पेपर होता है। यह सेट नंबर 1 है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर आपने इस 100 प्रश्नों को हल कर लिया और यह वीडियो पूरा देख लिया तो सन 2023 में छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्ज़ाम है, तो इस क्वेश्चन पेपर से कम 25 या 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप अगर सिविल जज की तैयारी करते हो या फिर सिविल जज का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार, और आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। आप मैसेज कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपको PDF मिल जाएगी। पहला प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ सिविल जज में, निम्नलिखित में से कौन सा कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य अंग है? इसका जो सी ऑप्शन है महाभियोग, बिल्कुल सही था सी ऑप्शन। इसके बाद दूसरा पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किस हित के अधीन है? ए ऑप्शन सार्वजनिक व्यवस्था, बी नैतिकता, सी स्वास्थ्य, डी ऑप्शन है जो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही था। इसके बाद तीसरा पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है? इसका जो बी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा पूछा गया था संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? जो संविधान का 7वां संशोधन था वह एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 5वां, नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमाओं के निर्धारण का अधिकार संसद में निहित है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, संसद। इसके बाद 6वां, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का समावेश भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन सही होगा। इसके बाद 7वां पूछा गया संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, विधिक अधिकार। इसके बाद 8वां, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है? 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद 9वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में निहित है पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 10वां, संसद के दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसके बाद 11वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गई है संविधान के आर्टिकल 124(4) में, यानी कि सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 124(4). इसके बाद 12वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, आपातकाल की उद्घोषणा। इसके बाद 13वां पूछा गया, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए बाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला प्राधिकारी होता है भारत संघ, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14वां, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्निहित है। इसका जो डी ऑप्शन है, विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो अपील हो सकेगी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 15वां, मिथ्या या तंग करने वाले दावों एवं प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश पारित कर सकता है? 3000 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 16वां, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्णय के पूर्व कुर्की का प्रावधान कहाँ किया गया है? इसका जो सी ऑप्शन है, आदेश 38 नियम 5 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 17वां, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 में उपबंधित है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, समनों का निकाला जाना और उनकी तामीली। इसके बाद 18वां, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अंतर्गत अभिवचनों का संशोधन किया जा सकता है, केवल विचारण न्यायालय के समक्ष ही किया जा सकता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 19 नंबर का, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अंतर्गत वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम अवधि के लिए जारी रहेगी, 24 मंथ तक जारी रहेगी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 20वां, प्रारंभिक डिक्री की जा सकती है बंटवारे के लिए, कब्जा के लिए, साझेदारी के लिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। इसके बाद 21 नंबर का, किसी आदेश की अवज्ञा या उसको भंग करने पर सिविल कारागार में 3 माह से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3 माह। इसके बाद 22वां पूछा गया था, लोक पूर्त के बाद के लिए उपबंधित किया गया है। इसका जो बी ऑप्शन है, धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 23वां, जहां किसी पक्षकार की
मृत्यु सुनवाई की समाप्ति पर किंतु निर्णय उद्घोषित करने के पूर्व होती है तो बात का उपशमन नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 24 नंबर का, कोई पक्षकार सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचन में संशोधन नहीं कर सकता, तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकेगा। इसका जो ए ऑप्शन है 14 दिन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया, विबंध क्या है? विबंध को इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 115 में परिभाषित किया गया है। विबंध है किसी व्यक्ति को रोकना, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, किसी व्यक्ति को रोकना ही विबंध है। इसके बाद 26वां, उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के संबंध में न्यायालय इनके निष्पादन किए जाने की उपधारणा कर सकेगा। बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 27वां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्नांकित में से एक शामिल नहीं है। जो आशय है वह शामिल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 28 नंबर का पूछा गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? इसका जो सही आंसर है धारा 124, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 29, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित है? धारा 23 आपराधिक मामलों से संबंधित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23। इसके बाद 30वां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल सिग्नेचर की वैधता के बारे में उच्चतम न्यायालय उपधारणा कर सकता है? इसका जो सी ऑप्शन है 5 वर्ष पुराने, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है विशेषज्ञ की राय को धारा 45 में बताया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की, सही है। जो द्वितीयक साक्ष्य है उसे धारा 62 में नहीं बताया गया है, इसलिए गलत है, बी ऑप्शन। इसके बाद 32 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है? रेस जेस्टे, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 में रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, धारा 6। इसके बाद 33 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य उल्लेख नहीं करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 34 नंबर का, प्राइवेट दस्तावेज क्या है? प्राइवेट दस्तावेज ऐसे दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज को छोड़कर सभी दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज होते हैं, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज है। इसके बाद 35 नंबर का, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन पर अभिलिखित किया जाता है, विवेचना के दौरान
यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 36 नंबर का, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 से 237 धाराओं में उपबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 37 नंबर का पूछा गया, वह कौन सी अधिकतम अवधि जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा। इसका जो सी ऑप्शन है 7 दिनों से अनधिक बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 38 नंबर का, यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। इसका जो बी ऑप्शन है 3 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 39 नंबर का पूछा गया, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। धारा 139, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, धारा 139। इसके बाद अगला पूछा गया 40 नंबर का, सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 161, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 41 नंबर का, सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है। उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो मामले की विवेचना कर रहा है, उसी द्वारा न्यायालय के समक्ष उस अपराधी या अभियुक्त को बुलाया जा सकता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 42 नंबर का, न्यायाधीशों एवं लोक सेवकों का अभियोजन में उपबंधित है। धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 43, एक अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत। इसका जो सी ऑप्शन है धारा 315 बिल्कुल सही है। वह सक्षम साक्षी हो सकता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के अंतर्गत, इसलिए सी ऑप्शन होगा। इसके बाद 44 नंबर का, सीआरपीसी की धारा 190(2) के अंतर्गत किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराधों का संज्ञान लेने के लिए कौन सशक्त कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सशक्त कर सकता है संज्ञान लेने के लिए, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद 45 नंबर का, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत एक द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है। समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण कर सकता है। धारा 261 में समरी ट्रायल के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 261। इसके बाद 46 नंबर का पूछा गया, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पीड़ितों के उपचार हेतु अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़े गए। इसका जो सही ऑप्शन है धारा 357(c) बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद 47 नंबर का, अपराध के कौन से 2 आवश्यक
तत्व है। हेतुक एवं कृत अपराध के दो आवश्यक तत्व है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 48 नंबर का पूछा गया, अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरण किया जाता है होना चाहिए, या तो वो वयस्क हो सकता है या अवयस्क हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 49 नंबर का, लूट का प्रयास भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 393 लूट का प्रयत्न दंडनीय है, धारा 393, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 50, आईपीसी का कौन सा प्रावधान कहता है कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाता है? धारा 82, यानी कि सी ऑप्शन सही है, धारा 82 कहती है यदि कोई अपराध 7 वर्ष से कम के शिशु द्वारा किया जाता है तो वह अपराध नहीं है, चाहे वह 7 वर्ष से नीचे वाला बच्चा किसी व्यक्ति की हत्या क्यों ना कर दे, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, इसलिए धारा 82 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आता है 51 नंबर का, भारतीय संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक बल से संबंधित है? आपराधिक बल से संबंधित धारा है धारा 350, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 52 नंबर का, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा करेंसी नोटों अथवा बैंक नोटों के कूटकरण के अपराध से संबंधित है? धारा 489 ए, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 53 नंबर का, एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति से कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के बाद भी गिरफ्तार पर लॉकअप में निरुद्ध करता है, पुलिस अधिकारी दोषी है? पुलिस अधिकारी दोषी होगा सदोष परिरोध का, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 54, किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए अनुरोध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन सही होगा, धारा 354 ए। इसके बाद 55, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग का अपराध दंडनीय है? यानी कि गैंग रेप का अपराध दंडनीय है। गैंग रेप यानी कि डी 376 डी गैंग रेप से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 56 नंबर का, आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रावधानित है? इसका जो डी ऑप्शन है 10 अपवाद है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 10। इसके बाद 57 नंबर का, निम्न में से आईपीसी की कौन सी धारा पिकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करने के दंड से संबंधित है? धारा 334, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 58 नंबर का पूछा गया, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिश्ती के अपराध के दंड से संबंधित है? रिश्ती को परिभाषित किया गया है धारा 426 में, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 59 नंबर का,
संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति अंतरण परिभाषित है? धारा 5 में संपत्ति अंतरण के बारे में परिभाषा दी गई है। धारा 5 यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 60, यदि दान का पिति ग्रहण करने से पूर्व आदाता की मृत्यु हो जाती है, वहाँ दान होता है, वहाँ पर दान शून्य हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 61 नंबर का संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ अंतरण पट्टे पर हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 62 नंबर का धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित लंबित बाद के लागू होने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है, बाद का दुर्भी संधि होना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 63, निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है, संविदा जो दायित्व से युग्मित के लाभ का दावा करने का अधिकार, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 64 नंबर का पूछा गया, कोई आवेदन पत्र जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि उपबंधित नहीं है प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका जो ए ऑप्शन है, 3 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है, ए ऑप्शन सही होगा, 3 वर्ष के भीतर। इसके बाद 65 नंबर का वियोदेशपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा है 1 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 66, परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है, परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है पहला बाद पत्र के लौटने की तिथि से, बिल्कुल सही है। बी बाद लौटाए जाने के आदेश दिनांक से, सही है। सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी ऑप्शन ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसके बाद 67, धारा 17 परिसीमा अधिनियम के दायरे में आता है। इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, कपट भी आता है, त्रुटि भी आती है, छुपाना, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 68 नंबर का, परिसीमा अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा वादी या प्रतिवादी परिस्थितियां करने या जोड़ने का प्रभाव उपबंधित करती है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है, धारा 21 बिल्कुल सही होगी। इसके बाद 69 नंबर का, संविदा अधिनियम की कौन सी धारा उप अभिकर्ता को परिभाषित करती है? धारा 191 उप अभिकर्ता को परिभाषित करती है, संविदा अधिनियम की धारा, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, धारा 191। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति होती है। इसका जो सी ऑप्शन है, शून्य होती है। इसके बाद 71 नंबर का, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित है? धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 72 नंबर का,
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा करार शून्य है? इसका जो सी ऑप्शन है, यदि प्रतिफल विधि विरुद्ध है तो करार शून्य हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन ही होगा। इसके बाद 73 नंबर का, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। यह भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है। इसका जो सी ऑप्शन है धारा 128 में बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 74वां, भाड़ा नियंत्रक निम्न श्रेणी का होगा, डिप्टी कलेक्टर से नीचे का नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होता है वह डिप्टी कलेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं हो सकता। इसके बाद 75वां, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत किसी विशिष्ट को प्राप्त अधिकार प्रावधानित है। इसका जो ए ऑप्शन है अधिनियम की अनुसूची 1 में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 76 नंबर का, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की निम्न में से कौन सी धारा आदतन व्यतिक्रमी को परिभाषित करती है? इसका जो सी ऑप्शन है धारा 24 बिल्कुल सही है। इसके बाद 77 नंबर का, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से किस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है? इसका जो डी ऑप्शन है स्थावर संपत्ति का दान पत्र, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 78 नंबर का, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 निम्न प्रदान करता है। इसका जो बी ऑप्शन है दस्तावेज जिनका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 79, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत वसीयत को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 80, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में अंतर्गत पुनः रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्री प्रभावशील होगा। इसका जो ए ऑप्शन है मूल रजिस्ट्री दिनांक से प्रभावशील होगी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 81 नंबर का, कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7-10 के अनुसार भी निर्दिष्ट अनुपालन के बाद में न्याय शुल्क देय होगा, प्रतिफल की राशि के अनुसार देना होगा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 82 नंबर का, कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 19 संबंधित है कतिपय दस्तावेजों को न्याय शुल्क से छूट, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 83, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा कोर्ट बारों की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 230 संबंधित है कोर्ट बारों की नियुक्ति से संबंधित, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 84, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 85,
छत्तीसगढ़ भू राजस्व की धारा 2C में परिभाषित किसी वर्ष प्रारंभ होता है? किसी वर्ष प्रारंभ होता है 1 जुलाई से, क्योंकि दोस्तों जुलाई में बारिश होती है, बारिश के समय ही तो खेती बोई जाती है, इसलिए आप याद कर सकते हो किसी वर्ष वर्षा होती है किसी के लिए जुलाई के महीने में, इसलिए 1 जुलाई होगा। यह ट्रिक भी आप समझ सकते हो, इस प्रकार याद हो जाएगा आपको। इसके बाद 86 नंबर का, निम्न में से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की किस धारा में फसलों के नष्ट हो जाने पर भू राजस्व की माफ़ी या उसके निलंबन की व्यवस्था है? इसका जो सी ऑप्शन है धारा 144 यानी कि निलंबन से संबंधित है। सी ऑप्शन धारा 144। इसके बाद अगला आता है 87, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार उन समस्त भूमि जिन पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया है, भू राजस्व का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? इसका जो सी ऑप्शन है कलेक्टर द्वारा भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कलेक्टर। इसके बाद अगला पूछा गया 88 नंबर का, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत देसी मदिरा और विदेशी मदिरा किसे माना जाएगा? यह घोषित करने की शक्ति किसे है? देसी शराब और विदेशी शराब किसे माना जाएगा? यह घोषित कौन कर सकता है? इसका जो बी ऑप्शन है राज्य सरकार ही घोषित कर सकती है कौन शराब देसी शराब है और कौन शराब विदेशी शराब है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार। इसके बाद 89, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत टाड़ी, इसका जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों होंगे, सी ऑप्शन। इसके बाद 90, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कतिपय अपराधों के पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्णित दंड का प्रावधान है, धारा 45 यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 91 नंबर का पूछा गया, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 66 संबंधित है। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन सही होगा, शासन को देय धनों की वसूली। इसके बाद 92, धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 का अपराध कब समनीय है? इसका डी ऑप्शन है, चेक किसी भी राशि के लिए हो, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 93 नंबर का, शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 में परिभाषित है। इसका जो सी ऑप्शन है धारा 6(1)(a) का स्पष्टीकरण बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला आता है 94, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सज़ा है, अधिकतम सज़ा कितनी है? पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के तहत 2 वर्ष तक का कारावास और चेक की राशि का 2 गुना तक जुर्माना, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 95, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय पत्र है,
भुगतान हेतु निशर्त आदेश है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 96, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट परिभाषित है। धारा 85A में डिमांड ड्राफ्ट परिभाषित है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, धारा 85A। इसके बाद 97 नंबर का पूछा गया, बी निर्देश अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जा के लिए वाद लाया जा सकता है। बेदखली से 6 माह के भीतर आप न्यायालय में वाद ला सकते हो, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 98, भी निर्देश अनुतोष अधिनियम की किस धारा में किसी लिखित को भागता रद्द किया जा सकने का प्रावधान किया गया है। इसका जो सी ऑप्शन है, धारा 32। इसके बाद 99, अध्याय 6 बी निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन की गई घोषणाएं बंधनकारी है। इसका जो पहला है, वाद के पक्षकार पर, बी पक्षकारों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति पर, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों पर। इसके बाद अगला पूछा गया 100, बी निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा उन मामलों से संबंधित है जिनमें आदेश नामंजूर किया जा सकता है। आदेश नामंजूर किया जा सकता है धारा 41 में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ सिविल जज में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे 200 नंबर के। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल पेपर पूछा जाता है, किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है। और 2023 में भी इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहाँ पर आपको हर स्टेट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, तो आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपसे एक ही विनती है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।